Let's say this is our data set. In this data set we have different product categories like electronics, clothing, grocery, furniture, toys. और ये जो नेक्स्ट कॉलम है ये है सेल्स. ठीक है. सो लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर मंथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल्स हुआ 50,000, क्लोथिंग का हुआ 30,000, ग्रोसरी का 70,000 एंड लाइक दैट. सो दिस वी कैन विजुअलाइज यूजिंग बार चार्ट. Okay, so how that bar chart will look like this. See, on x axis we have product categories and on y axis we have sales. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स 50,000, क्लोथिंग 30,000 लाइक दैट. तो इसमें क्या होगा, वी कैन कंपेयर ईजिली. अगर आप ये बार चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा सेल कौन से कैटेगरी का हुआ है. यस, ग्रोसरी प्रोडक्ट मैम. ग्रोसरी प्रोडक्ट, राइट. सबसे कम किसका हुआ है, टॉयज. टॉयज का. टॉयज का, राइट. सो इसमें अगर ओवरऑल आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी का ज़्यादा सेल होता है, फर्नीचर और टॉयज़ का कम सेल हुआ है किसी पर्टिकुलर मंथ में. तो इस टाइप का अगर आपको एनालिसिस करना है देन वी यूज़ बार चार्ट. ठीक है. यस मैम. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव पाई चार्ट. पाई चार्ट आपने देखा भी होगा. इट इज़ अ सर्कुलर चार्ट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड इट शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगरीज. ठीक है. जैसे बार चार्ट में था जस्ट लाइक दैट वैसे ही डेटा हमारे पास है लेकिन उसको हमें परसेंटेज में शो करना है. ठीक है. सो टोटल सेल विल बी 100% इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज. लेकिन उसमें हमें डिवाइडेशन करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक का कितना परसेंट है, क्लोथिंग का कितना परसेंट है, ग्रोसरी का कितना परसेंट है. तो वी कैन शो यूजिंग पाई चार्ट. ठीक है. तो सेम डेटा है हमारे पास, उसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है और परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर पाई चार्ट में हम विजुअलाइज कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा शेयर है ग्रोसरी का, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स, देन क्लोथिंग, देन फर्नीचर एंड देन टॉयज़, राइट. तो सेम डेटा को शो करने के हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं, बार चार्ट एंड पाई चार्ट. क्लियर पाई चार्ट? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Now next we have line chart. Line chart is useful to see trends and patterns over time. ऐसे लाइन चार्ट्स अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट देखा होगा तो उसमें देखे होंगे. देखा है आपने स्टॉक मार्केट? देखा होगा यस कभी ना मैम. कभी तो. देखा है Yes, मैम. ma'am. देखा है ना. तो उसमें जैसा वो लाइन जाता है ऊपर नीचे, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेंड एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. मतलब एक पर्टिकुलर मान लो मॉर्निंग 10 बजे किसी एक स्टॉक की प्राइस कम थी, फिर वो ज़्यादा हो गई, तो आपको ऐसे दिखेगा ना जैसे एक एक्सिस पे टाइम है और ये जो लाइन है तो 10 बजे कम था, फिर 1 बजे बढ़ गया, फिर 2 बजे कम हो गया, फिर 3 बजे ज़्यादा ही ऊपर चला गया. तो दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रेंड एंड दिस ट्रेंड वी कैन शो यूजिंग लाइन चार्ट, राइट. सो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास मंथ्स है फ्रॉम जैन टू डिसम्बर और अगेन वी हैव सेल्स. ओके. नाउ ये जो सेल है ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी नहीं है, हमने मंथ वाइज लिया है. सो ऑन एक्स एक्सिस देर विल बी ऑल मंथ्स. ओके. सो दिस कैन बी मंथ, दिस कैन बी डे ऑफ मंथ, दिस कैन बी वीक, दिस कैन बी आवर ऑफ डे. ओके. तो इस यहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता है ऑन एक्स एक्सिस जैसा डेटा है हमारे पास. ओके. एंड हियर ऑन वाई एक्सिस वी हैव सेल्स. ठीक है. तो जैसे जनवरी में सबसे हाईएस्ट सेल था, फिर सेल कम हो रहा है कम हो रहा है. सबसे कम सेल कौन से मंथ में था, कैन यू टेल? November, ma'am. नवंबर में. लोएस्ट सेल इज इन नवंबर. ओके. एंड हाईएस्ट सेल इज इन जनवरी. सो in this way you can visualize trend over time of any data using line chart. Okay. So this line chart represent monthly sales trend over the year. Sales start at high value in January and
शो फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द ईयर, राइट। यहाँ पे अप डाउन हो रहा है, दैट मीन्स देर आर फ्लक्चुएशन एंड डाउनवर्ड ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड, राइट। अप्रैल के बाद यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड इज ऑब्जर्व फ्रॉम अप्रैल टू जून बहुत ही नीचे गया है सेल, उसके बाद फिर से इंक्रीज हुआ, फिर से डिक्रीज हुआ, सो फ्लक्चुएशंस आर देयर। सो अगर इस टाइप का डेटा आपको विजुअलाइज करना है देन यू कैन यूज़ लाइन चार्ट। मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर किसी भी डेटा को आपको विजुअलाइज करना है यू कैन यूज़ लाइन चार्ट। ओके, Okay, ma'am. ठीक है। देन वन न्यू मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन हियर वी आर गोइंग टू सी, दैट इज़ कॉल्ड एज हीट मैप। ओके, मे बी हीट मैप के बारे में आपने नहीं सुना होगा या बहुत कम सुना होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंसिटी विजुअलाइजेशन। ओके, दिस यूजेस कलर इंटेंसिटी टू शो रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जो भी हमारे डेटा सेट में अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में हाउ दे आर रिलेटेड इट इज़ शोन बाय यूजिंग सम कलर इंटेंसिटी। ठीक है, लेट मी शो यू एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो, दिस टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन इज कॉल्ड एज हीट मैप। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो आपको वैरायटी ऑफ कलर्स दिख रहे हैं, राइट। सबसे ज़्यादा कलर है, सबसे डार्क या इंटेंसिटी वाला कलर है इसमें रेड, राइट। और फिर कुछ बहुत ही लाइट कलर्स है, जैसे ये ऑफ वाइट ही दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो अगर आप इसमें वैल्यूज़ देखोगे तो जो भी कुछ रेड सेल्स दिख रहे हैं आपको उसमें हाईएस्ट वैल्यू है, राइट। जैसे 0.98, 0.99, 0.94। फिर उससे थोड़ा कम इंटेंसिटी वाला देखोगे तो उसमें आपको कलर दिखेंगे, सॉरी वैल्यूज़ दिखेंगे 0.73, 0.76, 0.81, राइट। उससे फिर आप और भी कम इंटेंसिटी की ओर जाओगे तो फिर आपको और भी कम इंटेंसिटी वाले कलर दिखेंगे, राइट। जैसे 0.54, 0.42। सो दिस हीट मैप, ये जो हीट मैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे आपके डेटा सेट में यहाँ पे है 0 to 9 कॉलम्स। ठीक है, जैसे 10 कॉलम है, यहाँ पे हमने कितने कॉलम्स कंसिडर किए हैं, 10। ओके, और यहाँ पे भी सेम कॉलम है। ठीक है, तो किसी एक कॉलम का या किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ कैसा रिलेशन है, हाउ इंटेंसली दे आर को रिलेटेड, दिस वैल्यू शोज देयर रिलेशनशिप। ठीक है, सो हियर यू कैन सी अ हीट मैप डिस्प्लेइंग correlations between variables where darker or lighter color indicate the strength of relationship, how strong these two variables are related, it is shown by one value। और वो वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उतना कलर डार्क होता है, वैल्यू जितना कम होता है उतना कलर लाइट होता है। ठीक है, दिस इज़ वन टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन कॉल्ड एज हीट मैप। ठीक है, सो दिस हीट मैप विजुअली रिप्रेजेंट कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स है हमारे पास 1 to 9, यहाँ पे नाम नहीं दिया है हमने, सिर्फ नंबर लिखे हैं, जैसे 10 वेरिएबल्स है। एंड द कलर स्केल रेंजेस फ्रॉम ब्लू दैट इज निगेटिव कोरिलेशन टू रेड पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, समझ में आया हीट मैप? Yes, ma'am. Yes, एनी ma'am. डाउट इन हीट मैप? क्योंकि ये में भी थोड़ा आपके लिए न्यू होगा, बाकी तो आपने कभी कभी देखे होंगे। हीट मैप पता था आपको किसी को पहले से? नहीं मैम। नहीं। समझ में आया अभी, या किसी को कुछ डाउट है हीट मैप में? नो मैम, कोई डाउट नहीं। नहीं डाउट, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो दीज आर ऑल विजुअलाइजेशन मेथड। जो भी हमने देखे अभी तक वो सारे थे विजुअलाइजेशन मेथड, डेटा विजुअलाइजेशन मेथड्स। ओके, सो कौन कौन से मेथड्स देखे हमने, कैन यू लिस्ट देम? सबसे फर्स्ट देखा था हमने हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, राइट। देन सेकंड बार चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट,
पाई चार्ट, पाई हाँ, चार्ट, मैम Okay. फिर लाइन चार्ट, ट्रेंड्स में chart, हमने देखा था मैम लाइन चार्ट, हीट मैप, लाइन चार्ट, वेरी गुड। और उसके बाद हीट मैप देखा, हीट मैप। उसके बाद हीट मैप, करेक्ट। सो सबसे फर्स्ट एक छूट गया ना, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट, सबसे फर्स्ट था हिस्टोग्राम, देन स्कैटर प्लॉट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट एंड हीट मैप। ओके, और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशन के मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन दीज आर मोस्टली यूज्ड मेथड्स, सो वी हैव इंक्लूडेड दिस। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू Okay, द ma'am. नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, जो डेटा माइनिंग का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो हमने नॉलेज डिस्कवरी में भी देखा था कि जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को सबसे पहले हम प्री प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो डेटा प्री प्रोसेसिंग is a process of transforming raw data into understandable format, right? Data, we can collect data from multiple resources, it is called as raw data, and to get some knowledge from that data we need to convert that data into understandable format, right? तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको सबसे पहले हम कुछ अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, और वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज डेटा प्री प्रोसेसिंग। ओके, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन डेटा माइनिंग एज वी कैनॉट वर्क विथ रॉ डेटा। ओके, प्री प्रोसेसिंग हमें क्यों करना पड़ता है? बिकॉज डेटा माइनिंग के अल्गोरिदम्स जो भी है वो हम रॉ डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? फॉर दैट वी नीड फॉर्मेटेड डेटा and that is why we need data pre-processing. Okay, the quality of data should be checked before applying data mining algorithms. सॉरी जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी क्वालिटी भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया वो यूज़फुल नहीं होगा या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। क्वालिटी इन द सेंस कि अगर मुझे कुछ एनालिसिस करना है, जैसे मुझे किसी स्टॉक का प्राइस प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो उस स्टॉक से रिलेवेंट ही डेटा मेरे पास होना चाहिए। अगर कुछ भी रॉ डेटा मेरे पास है और उसको यूज़ करके ही मैं कुछ प्रेडिक्शन कर रही हूँ तो वो प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, राइट? दैट इज़ वाई कोई भी डेटा हम जब कलेक्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी मे गेट रॉन्ग रिजल्ट्स। सो प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या चेक करता है? क्वालिटी ऑफ डेटा। प्री प्रोसेसिंग में हम डेटा की क्वालिटी, डेटा में क्वालिटी में अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे डेटा कितना एक्यूरेट है, कंप्लीट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं, अपडेटेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें आती है डेटा क्वालिटी में। और जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो ये सब जो पैरामीटर्स है वो चेक होते हैं। ठीक है, सो द क्वालिटी ऑफ डेटा कैन बी चेक्ड बाय फॉलोइंग। फर्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब टू चेक वेदर डेटा एंटर्ड इज करेक्ट और नॉट, राइट? जो भी हमें एनालिसिस करना है डेटा के ऊपर, जो भी डेटा माइनिंग परफॉर्म करना है उसके लिए वो डेटा करेक्ट है या नहीं, उसके रिलेटेड है या नहीं, राइट? जैसे अगर मुझे स्टूडेंट के ग्रेड पे कुछ परफॉर्म करना है और स्टूडेंट के साथ साथ किसी कंपनी के एम्प्लॉय का भी डेटा उसमें आ गया, राइट? तो वो जो एम्प्लॉय का डेटा है दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू विथ आवर एनालिसिस, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो एज इट इज़ डेटा अल्गोरिदम को चला जाएगा, तो अल्गोरिदम अलग कुछ भी डिफरेंट या गलत रिजल्ट्स दे सकता है। समझ रहे हो? यस मैम। हाँ, तो जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को अच्छे से चेक करना चाहिए कि वो डेटा करेक्ट है या नहीं है। जो भी हमें एनालिसिस चाहिए उसके लिए वो डेटा सही है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा, राइट? देन नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस। Completeness is to check whether data is available or not recorded. Means
जो भी डेटा है हमारे पास, ओके, स्टूडेंट का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट के ग्रेड पे हमें एनालिसिस करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर का डेटा है और करंट ईयर का डेटा है, और मुझे चेक करना है कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस मतलब कौन से स्टूडेंट का के परफॉर्मेंस में परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है, कौन से स्टूडेंट के परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो मुझे चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास वो कंप्लीट डेटा होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि किसी स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स है, कुछ सब्जेक्ट के नहीं है, कुछ स्टूडेंट के मतलब जो भी रिलीवेंट डेटा है, किसी किसी कॉलम में डेटा है, किसी सेल में डेटा नहीं है। अगर ऐसे है तो दैट डेटा इज़ इनकम्प्लीट, राइट। तो उससे क्या होगा, जो भी मैं एवरेज निकालूंगी, जो भी मैं परफॉर्मेंस का एनालिसिस करूंगी, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। सो जब भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे तो चेक करेंगे कि वो डेटा कंप्लीट है या नहीं, और अगर कहीं कहीं पे डेटा मिसिंग है तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जो भी मिसिंग सेल्स है उनको फिल करना पड़ेगा, राइट। सो दिस अगेन कम्स अंडर डेटा प्री प्रोसेसिंग। समझ में आया एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्यूरेसी मतलब चेक करना कि डेटा रिलीवेंट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। कंप्लीटनेस मतलब चेक करना कि जितना भी डेटा हमारे पास है वो सब फील्ड है या नहीं, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स टू चेक वेदर सेम डेटा इज केप्ट इन ऑल प्लेसेस दैट डू और डू नॉट मैच। मतलब अगेन कंसिडर सेम एग्जाम्पल कि हमें स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करना है, लेकिन जो मेरे पास पहले वाला डेटा है उसमें मैंने ग्रेड स्टोर किए हैं परसेंटेज में, राइट। और जो मेरे पास करंट ईयर का डेटा है उसमें मैंने ग्रेड स्टोर किए हैं इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, जो आउट ऑफ 50 होंगे, और परसेंटेज होगा आउट ऑफ 100 ऑब्वियसली, राइट। तो अगर किसी एक स्टूडेंट को मैंने कंसिडर किया तो 100 में से मान लो उसको 60% है, राइट। और इन करंट सेमेस्टर आउट ऑफ 50 उसको 40 मार्क्स है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, पेन कनेक्ट करती हूँ मैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस हो गया। अभी कंसिस्टेंसी, ओके। कंसिस्टेंसी में मैं क्या बता रही थी कि हम क्या चेक कर रहे हैं, स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, राइट। तो मेरे पास एक डेटा है जिसमें मैंने स्टूडेंट ग्रेड 2024 के कंसिडर किए हैं, और दूसरा जो डेटा है उसमें 2025 के स्टूडेंट के ग्रेड हैं, राइट। डेटा का कंसिस्टेंट Yes, होने का ma'am. मतलब क्या होता है, देखो कि जैसे 2024 का जो डेटा है मेरे पास, इसमें मेरे पास परसेंटेज में वैल्यू है, राइट। 75, 80, 65, 70 ऐसा, राइट। और ये जो 2025 का डेटा मैंने कलेक्ट किया है, ये है उसके मार्क्स, वो है आउट ऑफ 50, राइट। तो इसमें मार्क्स होंगे 30, 35, 45, 40 ऐसे, राइट। तो अगर मैं एज इट इज़ इनको कंपेयर करूँगी तो ऑब्वियसली मुझे हर एक स्टूडेंट के लिए ऐसे ही दिखेगा कि किसी का भी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं हुआ है, सबका परफॉर्मेंस डिग्रेड ही हुआ है, राइट। क्योंकि इनका जो यूनिट है वो डिफरेंट है। गेटिंग इट? Yes, ma'am. हाँ, तो अगर मुझे ये कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक तो इस ये जो परसेंटेज है इसको आउट ऑफ 50 में कन्वर्ट करना होगा, या फिर ये जो आउट ऑफ 50 है इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगी तो यहाँ पे होगा 60, यहाँ पे होगा 70, यहाँ पे होगा 90, यहाँ पे होगा 80। नाउ दिस डेटा इज इन कंसिस्टेंट फॉर्मेट, राइट। तो जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं
वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ताकि हम उस पर एनालिसिस कर सकें, राइट? Okay, ma'am. कंसिस्टेंसी समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके. एंड देन नेक्स्ट पैरामीटर इज टाइमलीनेस. टाइमलीनेस के लिए, टाइमलीनेस इज वेरी सिंपल, डेटा मस्ट बी अपडेटेड करेक्टली. जो भी डेटा हमारे पास है वो अपडेटेड होना चाहिए. अगर वो डेटा अपडेटेड नहीं है तो जो एनालिसिस हम करेंगे अगेन इट विल गिव अस रॉन्ग रिजल्ट्स. ओके, so these are the parameters with which we can check quality of data. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now data pre-processing consists of 4 major tasks. Okay, first is cleaning, then integration, then reduction, and then transformation. Okay, so first we start with cleaning, then second step is integration. On that data we apply transformation, and then we perform data reduction. Okay, and then data reduction के बाद हमारा प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट होता है, एंड देन वी कैन अप्लाई डेटा माइनिंग अल्गोरिदम ऑन इट. ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ये हम डिटेल में समझेंगे. First, let us understand what is data cleaning. Okay, so data cleaning is process of removing incorrect data, incomplete data and inaccurate data from the data set. ठीक है, क्लीनिंग का सिंपल मतलब है कि जो भी अननेसेसरी डेटा है, अननेसेसरी में कुछ इनकरेक्ट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इनएक्यूरेट भी हो सकता है, ऐसे डेटा को रिमूव करना. ओके, इज कॉल्ड एज डेटा क्लीनिंग. ओके, नाउ यहाँ पे अभी जो रिमूव वर्ड है, रिमूव का मतलब आप ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग मत लो कि रिमूव करना मतलब कुछ भी इनकम्प्लीट डेटा हो तो उसको डिलीट कर दो. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ इनकम्प्लीट डेटा है तो उसको हम कुछ कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करके उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, राइट? जैसे अगर स्टूडेंट का अगेन आप एग्जांपल कंसिडर करो कि स्टूडेंट के ग्रेड है, राइट? जैसे मेरे पास 1 to 100 स्टूडेंट्स के ग्रेड है और उसमें से किसी एक 50 नंबर का स्टूडेंट है जिसका ग्रेड मिसिंग है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है. तो हम इस वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं. कैसे रिप्लेस करेंगी? ये जो बाकी के वैल्यूज़ है मेरे पास, इनका सबका मैं एवरेज निकाल सकती हूँ और वो जो एवरेज का वैल्यू आएगा उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगी, राइट? जैसे एवरेज आया 85 तो मैं इसको 85 से रिप्लेस कर दूँगी, क्योंकि अगर जितना भी इनकम्प्लीट डेटा है उसको अगर हम रिमूव करते जाएंगे तो हमारा डेटा कम होता जाएगा. और जब भी हमें कुछ भी डेटा माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करने होते हैं तो हमारे पास डेटा मस्ट बी इन ह्यूज अमाउंट, बहुत लार्ज डेटा चाहिए तो ही डेटा माइनिंग के जो अल्गोरिदम्स है वो उसमें से कुछ पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एवरी टाइम रिमूविंग डेटा इज़ नॉट अफोर्डेबल. ठीक है, तो डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज़ करके उस डेटा को हम हैंडल कर सकते हैं. इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अगर इनकरेक्ट डेटा है तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू क्लीन द डेटा, राइट? तो रिमूविंग मतलब क्या कि जो इनकम्प्लीटनेस है उसका वो रिमूव कर सकते हैं हम. नॉट नेसेसरी कि ये 50 नंबर का पूरा रिकॉर्ड ही हम डिलीट कर दें. गेटिंग इट? Yes, ma'am. So there are some techniques for data cleaning. Okay, first is handle missing values, second is handle noisy data. Okay, let us understand these techniques, different techniques of data cleaning. Okay, here first technique is handling missing data. Okay, missing data मतलब कि अगर जो भी हमारे पास जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उस डेटा में कहीं कहीं पे डेटा नहीं है, राइट? तो उस डेटा को हैंडल करने के लिए अलग अलग टेक्निक हो सकते हैं. जैसे एक होता है डिलीशन, और डिलीशन में अगर आप देखोगे विच इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज डेटा से. जितना हो सके हम डेटा रिमूव नहीं करते हैं. अगर कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, वो डेटा रिप्लेस हो ही नहीं सकता, उस केस में ही हम डिलीट करते हैं. जैसे अगर कोई रिकॉर्ड है मेरे पास, उसमें जैसे स्टूडेंट का ही डेटा है, उसमें मेरे पास 50 कॉलम्स है, 50 अलग अलग टाइप का डेटा मैंने स्टोर किया है, राइट? और किसी एक स्टूडेंट
जैसे 101 आईडी का जो स्टूडेंट है उसके सिर्फ 2 कॉलम में डेटा है और बाकी के सारे कॉलम्स एम्प्टी है, ठीक है। तो इतने सारे 48 कॉलम्स रिप्लेस करने से अच्छा है कि मैं इस स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर दूँ। ऐसे केस में हम सिर्फ डेटा डिलीट करते हैं, राइट। अदरवाइज वी डोंट डिलीट द डेटा, वी ट्राई टू रिप्लेस इट विथ सम अदर वैल्यूज, ओके। और वो जो टेक्निक है रिप्लेस करने का, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब है फिल मिसिंग वैल्यूज यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक लाइक मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। Yes, ma'am. Any doubt in this handling missing data? मैम एक बार डेटा डिलीशन का मैम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, रिपीट करती हूँ। ओके, सबसे पहले आपको मिसिंग डेटा क्या है समझ में आया? वो वर्ड से ही समझ में आ रहा है। मिसिंग डेटा समझ में आया? यस मैम। ओके। नाउ जो भी हमारे डेटा में मिसिंग डेटा है उसको हैंडल करने के 2 टेक्निक्स होते हैं, एक तो डिलीशन या फिर इम्प्यूटेशन, ओके। डिलीशन मतलब रिमूविंग रिकॉर्ड विथ मिसिंग वैल्यू, ओके। डिलीशन का मतलब वही है डिलीट, कि जिसमें भी मिसिंग वैल्यू है वो डेटा डिलीट कर दो। लेकिन ये जो डिलीशन वाला टेक्निक है ये हम यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज अगर हम डेटा रिमूव करेंगे तो डेटा हमारा कम हो जाएगा और हमें डेटा कम नहीं करना है, क्योंकि डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए। अगर हम डिलीट करते जाएंगे तो आवर डेटा विल बिकम स्मॉल, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में वी डोंट हैव एनी ऑप्शन देन टू डिलीट। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कुछ डेटा मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है जिसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, राइट। जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, उसके मान लो फर्स्ट से लेकर 10th तक सब ग्रेड्स मैंने स्टोर किए, राइट। तो इस डेटा में 50 कॉलम्स है मेरे पास, ओके। और कोई एक स्टूडेंट है जिसका सिर्फ मेरे पास नेम, एज, जेंडर इतना ही है और बाकी कोई भी ग्रेड नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। तो ये इतना डेटा, रिमेनिंग 48 कॉलम्स का डेटा रिप्लेस करने से अच्छा कि मैं इस स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर दूँ, राइट। क्योंकि ये सारा जो कंप्यूटेशन है इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। तो उससे अच्छा कि ये डेटा मैं डिलीट कर दूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें डेटा ही बहुत कम है। इस केस में ही हम डिलीट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अदरवाइज जहाँ जहाँ पे भी मिसिंग वैल्यूज़ है हमारे डेटा में उसको हम ट्राई करते हैं कि वो कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे मीन, मीडियन, मोड ऐसे कोई टेक्निक यूज़ करके रिप्लेस हो सके। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। नाउ next data cleaning technique is handling noisy data, okay. Noisy data, noise means some irrelevant or meaningless data। जैसे अगर आप किसी कॉल पे बात कर रहे हो और जिससे आप बात कर रहे हो उसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा शोर है, राइट, उसको आप बोलते हो नॉइज़। नॉइज़ का मतलब अननेसेसरी जो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, राइट, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉइज़। Yes, ma'am. तो डेटा में भी ऐसे हो सकता है कि जो आपको रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके साथ साथ बहुत सारी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके पास आ रही है, और उस डेटा को हम कहते हैं नॉइजी डेटा, ओके। अगेन नॉइजी डेटा को हैंडल करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 टेक्निक्स मेंशन किए हुए हैं, बाइनिंग, रिग्रेशन एंड क्लस्टरिंग, ओके। सो बाइनिंग में हम बेसिकली, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताती हूँ, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। बाइनिंग में हम वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं, उसको अलग अलग बीन्स में ऐड करते हैं, ठीक है, और फिर उसको स्मूथिंग करते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉइज़ है, नॉइज़ी जो डेटा है उनको
हम रिलीवेंट डेटा में कन्वर्ट करते हैं, इन शॉर्ट. ओके, कन्वर्ट नॉइजी डेटा टू सम रिलीवेंट डेटा. नॉइजी डेटा को कुछ रिलीवेंट डेटा में हम कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. रिग्रेशन टेक्निक से हम क्या करते हैं, रिग्रेशन मॉडल फिट द डेटा एंड रिड्यूस द नॉइज. रिग्रेशन डेटा में हम क्या करते हैं कि जो कुछ भी डेटा है उसको हम प्लॉट करते हैं. ठीक है. जब भी हम ऐसे स्कैटर प्लॉट में उसको प्लॉट करेंगे तो हमें समझ में आता है कि कौन सा डेटा इररिलेवेंट है, जो इससे बहुत अलग है, राइट. और ऐसे डेटा को हम फिर रिमूव कर देते हैं. ठीक है. देन क्लस्टरिंग भी कुछ ऐसा ही टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं कि सिमिलर वैल्यूज़ के क्लस्टर्स बनाते हैं. ठीक है. जैसे मेरे पास डेटा है, उसको मैंने प्लॉट किया. ठीक है. इस टाइप का डेटा है लेट से, तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगी क्लस्टरिंग. ठीक है. तो क्लस्टरिंग में क्या होगा, इसका एक क्लस्टर बन जाएगा, इसका एक क्लस्टर बन जाएगा और इसका एक क्लस्टर बन जाएगा. और जो रिमेनिंग डेटा पॉइंट्स है उनको हम एक तो कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, ताकि वो किसी एक क्लस्टर में चले जाए, या फिर इनको डिलीट कर देंगे. क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. नाउ थर्ड टेक्निक ऑफ डेटा क्लीनिंग. ये सारे डेटा क्लीनिंग के टेक्निक्स है, प्लीज रिमेंबर, राइट. नाउ थर्ड टेक्निक ऑफ डेटा क्लीनिंग इज रिमूविंग डुप्लीकेट्स. ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमारे डेटा में अगर कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं तो उनको हम रिमूव कर देंगे. ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेट डेटा से तो हमें कुछ पैटर्न या कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, राइट. जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, अगर उसको ही मैं डुप्लीकेट कर रही हूँ तो उसमें कुछ सेंस नहीं है, राइट. सो जो भी डुप्लीकेट डेटा होगा उसको हम रिमूव कर देते हैं. ओके. एंड लास्ट वन इज हैंडलिंग इनकंसिस्टेंट डेटा. ओके, तो मैंने जो आपको ऊपर के कुछ स्लाइड में पढ़ाया था कंसिस्टेंसी के बारे में, वही यहाँ पे है कि जो कुछ भी डेटा आप स्टोर कर रहे हो दैट शुड बी कंसिस्टेंट, राइट. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मैं सिटी स्टोर कर रही हूँ. ओके, और कुछ जगह पे सिटी के लिए न्यूयॉर्क दिया है, कुछ जगह पे NY दिया है, राइट. तो हम क्या करेंगे, एक तो सारे सिटीज़ को शॉर्ट फॉर्म में स्टोर करेंगे, या फिर सारे सिटीज़ को लॉन्ग फॉर्म में स्टोर करेंगे, राइट. तो वो डेटा बन जाएगा कंसिस्टेंट. अलग अलग फॉर्मेट में अगर डेटा स्टोर है दैट इज़ कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट डेटा. और जो भी इनकंसिस्टेंट डेटा है उसको हम कन्वर्ट करके या फिर कुछ स्टैंडर्डाइजेशन के टेक्निक अप्लाई करके उसको हम कंसिस्टेंट डेटा में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. तो ये हो गए सारे डेटा क्लीनिंग के टेक्निक्स. इसमें किसी को कुछ डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. ओके, No, ma'am. गुड. नाउ डेटा क्लीनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है डेटा इंटीग्रेशन. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज डेटा इंटीग्रेशन. ओके, सो इंटीग्रेशन का मतलब होता है मर्ज करना, या यू कैन से कंबाइन करना, मिलाना. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग multiple sources into a single data set is called as data integration. Data integration process is one of the main component of data management, and while integrating the data we need to consider some problems like schema integration, entity identification and detecting and resolving data value concepts. ठीक है. सबसे पहले तो डेटा इंटीग्रेशन आपको समझ में आया कि जो अलग अलग सोर्सेज पे हमारे पास डेटा है उसको एक साथ मिलाना, कंबाइन करना इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन, राइट. Yes, ma'am. लेकिन जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जब हम अलग अलग सोर्सेज का डेटा मर्ज करते हैं, Yes, ma'am. ओके, जब हम अलग अलग, जैसे मेरे पास डेटा सोर्स 1 है, डेटा सोर्स 2 है, डेटा सोर्स 3 है. ठीक है. इसका डेटा मुझे एक ही डेटा सेट जो DS है इसमें मिलाना है. लेकिन जब भी हम ये इंटीग्रेशन करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन सम प्रॉब्लम्स में आकर, एंड
उस प्रॉब्लम को हमें देखना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला होता है स्कीमा इंटीग्रेशन। This schema integration integrates metadata, that means a set of data that describes other data from different sources. जो भी मेरे पास डेटा है, इस डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए जो डेटा होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। ठीक है, जो एक्चुअल डेटा होता है उसके साथ अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास दैट इज कॉल्ड एज मेटा डेटा। ठीक है, तो अगर मैं अलग अलग सोर्सेज, डेटा सोर्सेज का डेटा कंबाइन कर रही हूँ तो ये जो अलग अलग डेटा सोर्सेज का मेटा डेटा है उसको भी मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। गेटिंग इट? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। Okay, whenever we go for integrating the data, we need to identify entities from multiple databases. जैसे the system or user should know the student ID of one database and student name of another database belonging to same entity. ठीक है, जैसे अगर मेरे पास दो तीन डेटा सेट से मैं डेटा अगर कंबाइन कर रही हूँ तो हर एक डेटा सेट में डेटा किस फॉर्म में स्टोर है, राइट। जैसे अगर डेटा सेट 1 में मेरे पास स्टूडेंट का डेटा है, उसमें एस आई डी होगा, एस नेम होगा, ठीक है, एस एज होगा। और जो डेटा सेट 2 है उसमें मेरे पास लेट से स्टूड आई डी, स्टूड नेम ऐसे मैंने स्टोर किया है, राइट। तो जब मैं ये डेटा कंबाइन करूँगी तो ये कुछ भी डेटा मैच नहीं होगा, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हर एक डेटा सेट के जो भी डिनोमिनेशन है वो कैसे है, राइट। तो हमें मैच करना पड़ेगा एस आई डी को स्टूडेंट आई डी के साथ, एस नेम को स्टूडेंट नेम के साथ, एस एज को स्टूडेंट एज के साथ, जो भी रिलीवेंट कॉलम है उसके साथ मैच करके फिर डेटा इंटीग्रेट करना होगा ताकि वो उसमें कंसिस्टेंसी रहे या फिर ये जो एंटिटी आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है ये नहीं आए, राइट। अगर हम मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा? कंबाइन करने के बाद एस आई डी, एस नेम, एस एज, इसके बाद स्टूड आई डी, स्टूड नेम, स्टूड एज, फिर थर्ड डेटा सेट में जो भी कॉलम्स है वो उसके आगे ऐसे मर्ज होगा, राइट। और हमें ऐसे मर्जिंग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि डेटा सेट 1 में लेट से 1000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर है, डेटा सेट 2 में अगेन 1000 स्टूडेंट का डेटा स्टोर है। तो ये कैसे होना चाहिए? मेरे पास एक कॉमन कुछ कॉलम के हेडर से, जैसे मैंने एस आई डी, एस नेम कंसिडर किया और एस एज कंसिडर किया, तो ऐसे कॉमन हेडर के साथ मुझे अभी 2000 स्टूडेंट का डेटा मिलना चाहिए, राइट, आफ्टर इंटीग्रेशन। इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें चाहिए। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन होने के लिए सबसे पहले हमें बिफोर मर्जिंग एंटिटीज़ को फाइंड आउट करके जो आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट? यस मैम। Okay. Then next is Yes, ma'am, detecting and resolving data value concepts. Right? Again, this is similar to consistency. ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है डेट का। जैसे अगर मेरे डेटाबेस में मैंने स्टूडेंट का बर्थ डेट स्टोर किया, राइट, और DS1 में मेरे पास डेट ऐसे स्टोर किया हुआ है मंथ, डेट एंड ईयर, और DS2 में स्टोर है डेट, मंथ, ईयर, और एज इट इज़ अगर मैं डेटा इंटीग्रेट करूँगी तो अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, राइट। अगर किसी का बर्थ डेट है 6 मार्च और यहाँ पे किसी स्टूडेंट का भी बर्थ डेट है 6 मार्च, राइट, तो वो यहाँ पे सॉरी ये हो गया 3 जून, ओके, 6 मंथ 3 डेट, और यहाँ पे भी अगर किसी का डेटा सेट 2 में भी अगर किसी का बर्थ डेट सेम है, ठीक है, तो डेटा सेट 1 में वो स्टोर होगा 6-3 और डेटा सेट 2 में वो स्टोर है 3-6। जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो जो भी फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, लेकिन
ये अगर हमने चेक नहीं किया तो सारे बर्थ डेट्स गलत हो जाएंगे, राइट। Yes, सो ma'am. अगर हमने DDMM YY से स्टोर Yes, किया ma'am. तो सारे DS1 के डेटा के बर्थ डेट्स गलत हो जाएंगे, और अगर हमने इस फॉर्मेट में स्टोर किया तो सारे DS2 के डेटा के बर्थ डेट गलत हो जाएंगे, राइट। तो बिफोर इंटीग्रेटिंग द डेटा वी नीड टू चेक द फॉर्मेट्स। Yes, ma'am. एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ को हमें चेक करके सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेट करना होगा, तो ये डेटा सही से स्टोर होगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। आया समझ में इंटीग्रेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट अस कम टू डेटा रिडक्शन। या रिडक्शन हम कल देखेंगे, कितना टाइम हुआ है? ठीक है, रिडक्शन हो 7:05. जाएगा मैम हो गया टाइम, और 10 मिनट है, इट्स हो 7:05। जाएगा मैम। हो जाएगा, इतना कर लेते हैं। यस सो मैम, है 10 मिनट। डेटा रिडक्शन में क्या है? दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेटा which makes the analysis easier yet produces same और almost same result। ठीक है, डेटा रिडक्शन में हमें बेसिकली क्या करना है, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास उसको उसका डायमेंशन रिड्यूस करना है। डायमेंशन रिड्यूस करना है मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के डेटा में मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया था शायद। ओके, स्टूडेंट के डेटा में जैसे नेम है, उसके बाद एज है और डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ बर्थ में स्टोर कर रही हूँ तो आई डोंट नीड टू स्टोर एज, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ से हम एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम एज के कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, या फॉर डेटा एनालिसिस के लिए हम एज वाला कॉलम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अननेसेसरी अगर हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होने वाला, अगर ऐसा डेटा मेरे डेटाबेस में स्टोर है तो उससे क्या होगा, सिर्फ जब मैं डेटा एनालिसिस करूँगी तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट, मेमोरी ज़्यादा लगेगी, और अल्टीमेटली रिज़ल्ट तो मुझे सेम ही मिलने वाला है, राइट। अगर मैं एज पे एनालिसिस करूँ या डेट ऑफ बर्थ पे करूँ, रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला है। लेकिन फिर भी अगर मैंने दोनों भी कॉलम्स रखे तो दोनों के लिए प्रोसेसिंग का टाइम ज़्यादा लगेगा, राइट। दैट इज़ वाई वी नीड डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन से हम क्या करते हैं कि जो कोरिलेटेड डेटा होता है उसको हम ट्राई करते हैं कि हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, तो अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है हमारे पास, जैसे टीबी में है, पेटाबाइट में है, जेटाबाइट में है, तो वहाँ पे हमें रिडक्शन के बारे में भी सोचना होगा, राइट। बिकॉज जितना डेटा अननेसेसरी डेटा हमारे डेटा सेट में होगा उतना ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा। दैट इज़ वाई वी नीड टू कंसिडर दिस रिडक्शन स्टेप। Okay, and this मैम reduction PPT step दिख रही है। also help to reduce storage space भी कम लगेगा, right। so reduction के लिए हमारे पास again few techniques are there: dimensionality reduction, numerosity reduction and data compression। ठीक है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम यूज़ करते हैं जब डेटा का साइज़ बहुत बड़ा हो। ठीक है, इस in this process reduction of random variables attributes is done so that dimensionality of dataset can be reduced। okay, sometimes we can combine or merge the attributes, right। जैसे अगर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर किए हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, राइट, और हर एक सब्जेक्ट में कुछ कुछ मार्क्स है, और डायमेंशनलिटी रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट सेपरेटली, मैं क्या कर सकती हूँ, इन सब की टोटल स्टोर कर दूंगी, राइट। तो इससे स्टोरेज स्पेस भी कम लगेगा, प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा, राइट। सो वी ट्राई टू रिड्यूस द डायमेंशन। ओके, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का मतलब होता है कि जो भी डेटा है हमारा उसके डायमेंशन रिड्यूस करना। ठीक है, तो डायमेंशन हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एक तो
कॉलम्स कम करे या रोज कम करे, राइट। रोज में तो मेरे पास अलग अलग स्टूडेंट का डेटा है जो मैं डिलीट नहीं कर सकती। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। काजू लेने कटे चाले हो, खाई नहीं जाना। ठीक है, रोज में तो हमारे पास अलग अलग स्टूडेंट का डेटा होगा, वो डेटा तो हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम कॉलम का डेटा रिड्यूस करने का ट्राई करेंगे। क्लियर, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। मैम यस मैम। एक बार रिवाइज कर दीजिए। ओके, सबसे मैम पहले समझ तो गए। डायमेंशनल रिडक्शन में आपको समझना है कि डायमेंशन क्या होता है। डेटा का डायमेंशन मतलब क्या होता है, एक तो रोज एंड कॉलम्स, राइट। यस मैम। तो अगर मैंने Yes, स्टूडेंट ma'am. का डेटा स्टोर किया है तो रोज में क्या होगा, अलग अलग स्टूडेंट्स का डेटा, राइट। जैसे अगर आईडी है तो 1 2 3 ऐसे 1000 10,000 जितने भी स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, राइट। इसमें हर एक रो क्या रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। और कॉलम्स ma'am. क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स, जैसे नेम है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने स्टोर किए, ठीक है। तो अगर मैंने 10 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर किए तो मेरे पास सब्जेक्ट के लिए ही 10 कॉलम्स बनेंगे, Yes, ma'am. ठीक है। तो ये 10 कॉलम्स बना, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस 10 कॉलम्स हम क्या कर सकते हैं, इन सब का टोटल करके एक ही कॉलम बनाएंगे। हम्म। हाँ, तो अगर एक कॉलम बनाएंगे तो क्या होगा, ये 10 कॉलम का कन्वर्जन हो गया एक कॉलम में। तो यहाँ पे जो कॉलम्स का डायमेंशन है वो कम हो गया। Yes, ma'am. हाँ, तो कम क्यों करना है, बिकॉज जितना डेटा का डायमेंशन कम होगा उतना हमें स्टोरेज स्पेस कम लगेगा,